चाहूँगी कभी किसी नेता द्वारा कोई दबाव बनाया गया हो किसी अधिकारी द्वारा। जिला बदर करा, तो ये चीज़ें तो उन्होंने जो सत्ता पे रह के वो चीज़ कर सकते थे, हुँ। उन्होंने वो चीज़ करी है। तो ये नहीं है कि ये मामला यहाँ ख़त्म हो गया है। इसकी अपील अब हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं। आपको जिला बदर किया गया। तो जो उस समय के तत्कालीन डीजीपी थे अशोक कुमार, हुँ। उनकी एक बैडमिंटन एसोसिएशन बनाई हुई थी फर्जी। उसमें उनका पार्टनर थे राकेश डोभाल। वो उन प्रॉपर्टियों को डील कर रहे थे। समय है, समय क्या रणनीति बनाता है, ये समय के ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा, तो अभी जो है किन-किन नेताओं के घपले की पोटली आपके पास है? कई हैं, अभी बहुत से नेता हैं। हुँ, हुँ। और आज जो है लिव इन को ही पूरी खुली छूट दे दी कि आओ भई तुम साथ रहो। बस एक पेपर भर दो, ये सब चीज़ें कर दो। बस मैंने आपसे क्या बोला, हुँ। ये आने वाले नस्लों को और आने वाले हमारी संस्कृति को खत्म करेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स पे लगातार अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग क्षेत्र की बातों पर बात होती आई है। आपने देखा होगा कि बीते कुछ एपिसोड में हमने राजनीति से लेकर हमारी जो फिल्मी जगत होते हैं, हमारे जो हर जगत की बातें होती है वो हमने आपके सामने रखी। और आज ऐसे ही एक मुद्दे पर एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करने वाले हैं जिनके लिए हमेशा कहा जाता है कि ये भ्रष्टाचार की पोल को खोलने का काम करते हैं, उनको उजागर करने का काम करते हैं। जी हाँ, हम उत्तराखंड के आज एक ऐसे एडवोकेट से बात करने वाले हैं जिनको एक बार जिला बदर भी कर दिया। जिन्होंने जब भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कोशिश की तो उन्हीं के ऊपर कई आरोप भी लग गए। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में एडवोकेट विकेश नेगी का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं सीधे शुरुआत करती हूँ एक सवाल से। विकेश विकेश नेगी, एडवोकेट विकेश नेगी और फिर आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से जाने जाने लगा आपको। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा सफर आपका कैसा रहा? देखिए 2018 से जब हम इस लाइन पे आए थे, तो हमने सबसे पहले खोला था उर्दू अनुवादक, जिनकी नौकरियां 96 में ख़त्म हो चुकी थी और वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। जी। तो वो मुद्दा हमने सबसे पहले उठाया। तो उसकी हमने कंप्लेन वगैरह करी, पर यहाँ जब सरकार ने नहीं सुनी, फिर हाई कोर्ट गए। तो उसपे हाई कोर्ट में भी विभाग ने भी ये जवाब दे दिया कि हाँ, ये वाक़ई इनकी नौकरियाँ 96 में ख़त्म हो गई थी। 28 फरवरी 1999 में खत्म, वो 96 में ख़त्म हो चुकी थी। पर लेकिन गढ़वाल, कुमाऊँ और बुंदेलखंड में ये नौकरियाँ थी नहीं। ये विभाग भी लिख के दे रहे हैं, फिर भी अभी तक नहीं हटाया। तो उसकी भी लड़ाई चल रही है। तो धीरे-धीरे करते हुए फिर हम सीनियर सिटीज़न के मुद्दे पे आए। जब यहाँ स्लॉटर हाउस बिना उसके जो मीट सप्लाई हो रहा है, दुकानों में कैसे वो हो रहे हैं, तो इन मुद्दे पे धीरे-धीरे आते रहे। फिर हमने जब करा तो उसके बाद चाय बागान का मैटर आया, सीलिंग का। तो धीरे-धीरे करते हुए सफ़र चलता रहा और फिर अब आगे चल ही रहे हैं। सर, अधिकारियों नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला हुआ है। लगातार आप जो है ऐसे ऐसे रिपोर्ट लेकर सामने आते हैं कि हर कोई मतलब थोड़ा डर जाता है, थोड़ा हिल भी जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने ये मोर्चा खोला, नेताओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, तो आपको डर नहीं लगा? देखिए, जब हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, तो डरने थोड़ा बहुत होता है कि कोई कुछ करेगा, पर लेकिन जब सच्चाई में आप लड़ते हैं तो डर खत्म होना चाहिए। जी। अगर आप डर के कुछ चीज़ काम करें तो वो काम नहीं हो पाता। तो इसलिए डर को पीछे छोड़ के और आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक सवाल ये भी आता है कि जब किसी क्योंकि नेता या फिर कोई अधिकारी जो है एक बहुत बड़े पद पे मैं कह सकती हूँ ये होते हैं और काफ़ी बड़े-बड़े पद के नेताओं के आपने जो है कुर्सियाँ हिलाई हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कभी किसी नेता द्वारा कोई दबाव बनाया गया हो, किसी अधिकारी द्वारा या कभी कुछ ऐसी धमकियाँ मिली हों आपको पीछे खींचने के लिए या फिर जो भी कार्यवाही आपके द्वारा की गई हो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए? देखिए, उन्होंने डायरेक्ट तो मुझे कोई धमकियाँ नहीं दी, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में झूठे मुकदमे लिखवा दिए। तो ये प्रक्रिया करी, फिर जिला बदर करा। तो ये चीज़ें तो उन्होंने जो सत्ता पे रह के वो चीज़ कर सकते थे, हुँ। उन्होंने वो चीज़ करी है। सर,
पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा का बहुत बड़ा एक मैटर जो है आपने उजागर किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनका पूरा मुद्दा था वो आपने उजागर किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो क्या मामला था पूरा? देखिए, हमने उनका जो मुद्दा उठाया था, आय से अधिक संपत्ति का उठाया था। हुँ, और वो ये था कि जो उन्होंने 2018 में अपनी संपत्ति डिक्लेयर करी थी, चुनाव में अपना हलफनामा दिया था और उसमें सब कुछ जब डिक्लेयर कर देते, तो उसके बाद जब मेयर पद पे वो विराजमान हुए, तो उनकी तनख्वाह नहीं होती है। हुँ, और बिना तनख्वाह के उन्होंने जो व्हाइट की प्रॉपर्टी जो जोड़ी, कम से कम 20 करोड़ की जोड़ी। तो हमारा सवाल यही था कि आपके पास आय के स्रोत नहीं है और आपने ये प्रॉपर्टी कैसे अर्जित करी? हुँ, सबसे सवाल ये था। हुँ, हुँ, और तो आप सीधा-सीधा समझ सकते हैं कि आपकी आय कुछ नहीं है, आपके सोर्सेज़ कुछ नहीं है और आपने इतनी प्रॉपर्टी कैसे अर्जित करी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यही मुद्दा फिर उठाते हुए हमने आगे करा और फिर यहाँ पर जब डीजे कोर्ट में डाला, तो विजिलेंस कोर्ट में, तो उन्होंने ऑर्डर करा कि अभी इंक्वायरी चल रही है। हुँ, तो हमने उसके खिलाफ चले गए हाई कोर्ट। हमारा ये कहना है, आप इसमें मुकदमा दर्ज कीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स आ गई हैं और यहाँ ये अब निचली अदालत क्यों नहीं कर रही हैं, ये समझ नहीं आता। तो उसके लिए फिर हमने हाई कोर्ट में इसका मामले को डाला। अब उन्होंने अपने पद पे रहते हुए हुँ, गुरु राम राय कॉलेज के वो रिटर्न में ये आया कि टैक्स माफ करें, और टैक्स जमा ही नहीं हुआ। और वहाँ से उन्होंने लीज़ में 3 प्रॉपर्टियाँ ले ली। तो ये सब करप्शन का मैटर है और आय से अधिक तुम्हारी संपत्ति हो गई। तो ये सब मामला हमने फिर हाई कोर्ट में डाला हुआ है। ये अभी विचाराधीन चल रहा है। हमारा केवल ये है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, हुँ। आय से अधिक संपत्ति का। तो ये मामला अभी जो है यही खत्म हो गया है या फिर आगे भी जो है गामा के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रहेगी? मैडम चल रही है वो हाई कोर्ट में अभी, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और अभी आने वाले टाइम में, हुँ। मतलब नेक्स्ट वीक में, जो इनके द्वारा स्वास्थ्य समिति वाले मामले में जो गमन किए गए हैं, वो भी अब उसकी पीआई पड़ रही है। अच्छा, लेकिन कहीं न कहीं ये भी तो देखा जाता है कि कई मामले उठते तो हैं, उनमें केस क्या उनमें मतलब आरटीआई डलती है या फिर विचाराधीन ही वो रह जाते हैं और जो लाभार्थी है या यूँ बोले कि जो पद पे बैठे हुए हमारे नेता हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे राहत पाते रहते हैं। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए मैडम, जो भी हमने कार्रवाई करनी है, हम तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करेंगे। हुँ, उसके अगेंस्ट तो हम नहीं जा सकते। हुँ, हम एक आम आदमी हैं, हम अब जो सत्ता पे बैठे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। पर लेकिन जो हमने जो कार्रवाई करनी है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ करनी है। अब उससे बाहर मैं भी नहीं जा सकता। जी। जब कोर्ट में तारीख लगेगी, उसको अटेंड करते हैं, उसमें प्रोसीडिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट तारीख लगती है, फिर ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। जो भी है, जो प्रोसीडिंग है, हम उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पार्षद कमली भट्ट पर भी कई गंभीर आरोप आपने लगाए थे। ये मामला क्या था? मैडम आरोप नहीं लगाए थे, दस्तावेज़ों के साथ लगाए थे। उनके हुँ, द्वारा कई जगह सेटलमेंट कराया गया और उसके बदले ज़मीनें ली गई हैं हुँ। और उन अपने पार्टनर की वाइफ़ के नाम, पूनम शर्मा, और अपने नाम ज़मीनें एडजस्ट कराई गई हैं। तो वो भी पीसी एक्ट का मामला है और वो भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। जी। अभी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है विजिलेंस में आपने शिकायत की है, तो ये पूरा मामला क्या है? हमने पिछले साल मार्च में इस मामले को खोला था हुँ, कि उनको अभी तक केवल 2007 से लेके 2023 में ही हमने डाला है। हुँ, नहीं, 24 में हमने डाला है, तो 24 तक उनको 36 लाख रुपए की तनख्वाह मिली है। हुँ, तो 36 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिली है और उन्होंने ही चुनाव आयोग में अपना जो हलफनामा दिया, वो 9 करोड़ के करीबन का दिया है। और उसी 9 करोड़ में उसमें चल अचल संपत्ति उनके अकाउंट्स में और उनकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसी उसमें उन्होंने अपने चुनाव का जो खर्चा भी करा है। अब सवाल ये आता है कि 36 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिली, तो इतने एसेट्स कहाँ से आए?
आपके अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए जमा है, आपकी वाइफ के अकाउंट में 95 लाख रुपए जमा है, 94-95 लाख रुपए। आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ, इनोवा गाड़ियाँ हैं, आपने अपने बच्चों की शादी करी, तो ये कहाँ से करा? हम्म, ये मैं नहीं, ये तो सीधा-सीधा आप ही की कैलकुलेशन बता रही है, जो आपने वहाँ पर चुनाव आयोग में दिया है। हमने आपके ऊपर जो आरोप आरोप दस्तावेज़ों के साथ लगाए हैं और वो दस्तावेज़ हमने आरटीआई में लिए हैं और रजिस्ट्रार के यहाँ से सर्टिफाइड कॉपियाँ ली हैं। हमने कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ क्रिएट नहीं करी है। तो आज भी विजिलेंस कोर्ट ने ये माना है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, पर आपने विजिलेंस को एफिडेविट नहीं दिया। पर किसी भी प्रावधान में मैं आपको बता दूं, या आप किसी भी वकील से पूछ लीजिए या किसी भी जो बुद्धिजीवी है, जो कानून की जानकार है, आप उनसे पूछ लीजिए कि जो भी हम कंप्लेन करते हैं, पुलिस को देते हैं या विजिलेंस को देते हैं, एक ही बात है, तो उसमें कभी एफिडेविट नहीं लगता। हम्म, और जिस रूलिंग का हवाला कोर्ट ने खोला था, प्रियंका शर्मा वर्सी उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें लिखा है कि आप 156(3) जो आप कोर्ट में दायर करते हैं, उसमें आप एफिडेविट देंगे, और वो हमने दे रखा था और उसी ऑर्डर पे लिखा हुआ भी है। तो ये नहीं है कि ये मामला यहाँ खत्म हो गया है। इसकी अपील अब हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं और अभी खुद ही 17 तारीख को, अभी 17 मार्च को खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर पास करा है। इससे पहले तो 2-3 ऑर्डर और पास कर भी चुकी है कि पीसीए एक्ट में डायरेक्ट मुकदमा दर्ज होगा, और अभी 17 तारीख मार्च 2025 को ही बता रहा हूँ, उस पे भी लिखा है कि जो लोक सेवक है, मतलब लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे ये नेता लोग, जो भी इलेक्टेड मेंबर जो भी होते हैं, आय से अधिक संपत्ति, भ्रष्टाचार का जो भी मामला हो, उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज होगा। तो ये नहीं है कि गणेश जोशी को राहत मिल गई है, ये मामला तो चल रहा है, और ये भी माना, कोर्ट ने माना है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, खाली हमने एफिडेविट विजिलेंस को नहीं दिया। तो हमारे 2 रास्ते हैं कि या तो हम एफिडेविट विजिलेंस को दें, दोबारा से उसी प्रोसीडिंग में जाए, या हम हाई कोर्ट का मूव करें इस ऑर्डर के खिलाफ। अच्छा, तो लगातार इस पे भी काम जारी है। काम जारी है, कहीं काम रुका नहीं है। सर, दिशा फेज 1 और दिशा फेज 2 का जो प्रोजेक्ट था, तो उसका क्या घोटाला था, और जिसमें क्या है कि आपने कई नौकरशाहों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, तो पूरा मामला क्या था वो? देखिए मैम, मैं अपने मनगढ़ंत से कोई भी आरोप नहीं लगाता हूँ। हम्म, जो भी आरोप लगे हैं वो दस्तावेजों के साथ लगे हैं। एडीएम, जो तत्कालीन एडीएम थे बरनवाल, उनका खुद अपनी रिपोर्ट में कहा है, जब एक्सचेंज की प्रोसीडिंग जो करी है उसमें कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। हरिजन की जमीन को जनरल के लिए एक्सचेंज करने के लिए, मतलब मेरी जमीन यहाँ है और उसके बदले मैं दूसरी जमीन उसको एक्सचेंज कर रहा हूँ, डीएम से कोई अनुमति नहीं ली है। दूसरा, 143 करने के कई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कई जमीनें 143 हुई नहीं है। दूसरा, उसी प्रोजेक्ट में वो रेवेन्यू कमीशन, सीआरसी में वो मामले विचाराधीन चल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की वो खाता चला आ रहा है, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का नंबर दिया है वो यहाँ का है ही नहीं, कहीं और का है वो मामला। तो ये सारे घपले उसमें हो रखे। तो उसमें खुद हमने सोनिका, जो तत्कालीन डीएम थी, उनको दिया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, और खुद उन्होंने भी वहां पर जमीनें ले रखी हैं अपने नाम, अपने देवर के नाम, अपनी सास और पति के नाम, सबके नाम ले रखी है। तो वो दिशा 1, दिशा 2 के प्रोजेक्ट में आज तक गवर्नमेंट ने उसको वेस्ट नहीं करा, क्योंकि उसमें सब बाहर के ब्यूरोक्रेट्स ने ले रखी, कुछ यहाँ देहरादून की, उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स ने ले रखी है, और उसमें 250 वर्ग मीटर से ऊपर सबकी जमीन है, जबकि वो ग्रामीण क्षेत्र है, पर उसको भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। उसपे पहले जो फॉरेस्ट ने लिख के दिया कि हमने कोई अनुमति नहीं दी, फिर दूसरी आरटीआई में देते हैं कि हमने जिन लोगों की जमीन है उनको अनुमति दी है, तो उनको खुद ही पता नहीं चल रहा कि हम दे क्या रहे हैं। तो पूरा ही प्रोजेक्ट घपले में है। पर लेकिन जब शासन सब मिला हुआ, तो उसमें हम केवल कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, बाकी उसके लिए फिर हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और फिर जाएंगे, समय इंतजार के बाद फिर जाएंगे। और अभी भी वो नेट में प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, और शासन, सरकार जो कहती है भ्रष्टाचार की बात करती है, और उनके सामने ही सारा कुछ हो रहा है कि हमने इतनी जमीनें 200
बीघा ज़मीनें हमने वेस्ट कर दी, अभी पेपर में भी आ रखा था। हम्म। तो वो प्रोजेक्ट इस इन ज़मीनों को क्यों नहीं कर रही है? ये तो क्लियर कट आपके एडीएम की रिपोर्ट है, आपके तहसील की रिपोर्टें हैं कई कि बाहर वालों ने ले ली थी और वो उन्होंने 153 का अनुपालन नहीं करा, ये नहीं करा, तो कई चीज़ें हैं, तो नहीं अब वो कर रहे, तो अब हम तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिकायत लिख के दे सकते हैं, उसके बाद हम फिर हाई कोर्ट ही जा सकते हैं। बिल्कुल। सर एक बात अब मैं आपके थोड़ा आना चाहूँगी कि जब कोई आवाज़ उठाता है या फिर ऐसे भ्रष्टाचारों के खिलाफ जब भी किसी ने मोर्चा खोला है, तो ये भी देखा गया है कि किसी न किसी तरीके से उसको चुप करा दिया जाता है। अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम राजनीति की तरफ जाएँ, तो कई बार ऐसा हुआ है कि सदन में जिन विधायकों ने, जिन नेताओं ने आवाज़ उठाई किसी भी चीज़ के विरुद्ध, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके वो शांत हो गए। अच्छा अब आते हैं आप पर। आपको जिला बदर किया गया, तो क्या वो पूरा मामला था? इन्होंने ये पूरा मामला ये था, इससे पहले एक हमारे क्लाइंट है, उसकी हम पैरवी कर रहे थे 2022 में, पहले जो हमने आरटीआई वगैरह जो डाली थी और उसके बाद पीआईएल वगैरह डाली, हुँ, तो थोड़ा-सा ये परेशान थे। फिर जो चाय बागान वगैरह की पीआईएल पड़ी हुई थी, तो जो उस समय के तत्कालीन डीजीपी थे अशोक कुमार, हुँ, उनकी एक बैडमिंटन एसोसिएशन बनाई हुई थी फर्जी, उसमें उनका पार्टनर थे राकेश डोभाल। वो उन प्रॉपर्टियों को डील कर रहे थे और हम दूसरी तरफ से हम खड़े हुए थे। तो अब कोर्ट से स्टे हो रखा है, सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है, तो उनके द्वारा ये मुकदमे दर्ज करवाए गए। फिर उसके बाद जब गामा का प्रकरण खोला, गणेश जोशी का खोला, तो एक डोईवाला में लिखवा दिया मुकदमा, जहाँ लिखवा दिया कि मौखिक अनुबंधन किसी का और का, उसको विकेश नेगी जानते हैं। जिस प्रॉपर्टी का स्टे पूरे सिविल कोर्ट से स्टे हो रखा, उस पे विकेश नेगी का नाम भी डाल दो। फिर दूसरा रायपुर में लिखा गया, विकेश नेगी, पैसे विकेश नेगी के देने हैं, विकेश नेगी का नाम डाल दो। जबकि अब बाद में उसमें एफआईआर वगैरह सब लग गई है, हुँ, पर लेकिन परेशान करने के फिर उसके बाद जिला बदर कर दो। तो आपने अब हमने कई प्रकरण खोले हैं, तो परेशान करने के लिए मैंने आपसे बोला ना पहले भी कि वैसे धमकी नहीं मिली तो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट वे में हुँ, वैसे परेशान करा जाए। तो इसमें ये जो पूरा प्रकरण आपके साथ में हुआ जिला बदर का, तो इसमें अधिकारियों और राजनेताओं के नेताओं की मिलीभगत स थी। वो तो आप सभी दिख रहा है। हुँ, वरना एक बात बताओ, भय अगर है, हुँ, तो भय उनको हुआ ना जिनके हाथों से ज़मीन जा रही है। बिल्कुल, वो परेशान है ना, वरना आम आदमी से क्या लेना-देना। भय तो उनको होगा कि जो फर्जी काम कर रहे हैं या जो फर्जी ज़मीनें कब्जा रहे हैं, भय उनको होगा, या जिन्होंने आय से अधिक संपत्तियाँ अपनी रखी हैं, भय उनको होगा। बिल्कुल। तो भय जो क्रेट वाली बात करी है, भय उनको है। हुँ। अच्छा, जब राजनीति की बात आती है और आप लगातार जो है नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े रहते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें, तो उस समय जब कहीं न कहीं ये खुसफुसाहट थी कि जो पूर्व मेयर सुनील गामा हैं, उनको वापस टिकट दिया जाएगा। तो एक बात ये भी उछली थी कि अगर सुनील उनियाल गामा उठते हैं चुनाव में, वापस उनको टिकट दिया जाता है, तो उनके अपोज़िशन में विकेश नेगी भी मैदान में उतरेंगे। तो क्या वो पूरा मामला था? नहीं, देखिए, समय है, समय क्या रणनीति बनाता है, ये समय के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें समय के अनुसार ही की जाती हैं और समय के साथ-साथ होनी चाहिए। वो और समय आने वाले समय में क्या होगा, समय के मध्य और समय के बीच में क्या, मतलब उसके गर्द में क्या छुपा है, वो मैं अभी आपको बोल भी नहीं सकता। मतलब पर वो ये अंदेशा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। समय आने पे आपको पता लग जाएगा इन चीज़ों का। अच्छा तो अभी जो है किन-किन नेताओं के घपले की पोटली आपके पास है? कई हैं, अभी बहुत से नेता हैं, हुँ, हुँ। समय आने पे उनका भी देखते हैं अगले महीने किसका श्री गणेश किया जाएगा। अच्छा तो इस वीडियो के जाने के बाद अधिकतर नेता जो भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं ऐसे रमे हुए हैं, उनको ये थोड़ी हलचल होना शुरू हो जाएगी कि अब विकेश नेगी किसके पीछे पड़ने वाला है। नहीं, आपके वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता भी दूँ, बहुत जल्दी जो कैबिनेट में रहे हैं, आने वाला है उनका भी। अच्छा अब
जब बात आती है आरटीआई की, आरटीआई की अगर मैं बात करूं तो पहले जो गांव के लोग हैं या फिर जो हमारे पहाड़ में ऐसी जगहों पे बसे हुए हैं जिनको कानून की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे आरटीआई डालना, आरटीआई भरना किसी भी मुद्दे के खिलाफ, किसी भी चीज के खिलाफ थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा है कि कुछ भी मामला होता है तो लोग इतना जागरूक होना शुरू हो गए हैं कि आरटीआई डालते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अधिकतर आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो बदनाम है, किस चीज को लेकर? सेटलमेंट को लेकर। तो आपका उन लोगों को लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करता, कौन क्या करता है, हम्म, कौन किस मिट्टी का बना है, कौन सेटलमेंट कर रहा है, अब मैं उस पे ज़्यादा कमेंट करना नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, हम्म, हर एक व्यक्ति का अपना एक दायरा होता है। अब मैं उन चीज़ों में जाऊँ कि वो है, बहुत से लोग हैं जो करते हैं, हम्म, मैं उस चीज़ में अब ज़्यादा मैं उसमें ना तो मैं उसमें इंटरफेयर करता हूँ और ना मुझे उसका कोई वो है। जो काम मैं करता हूँ, मैं अपने काम पे पूरी दृढ़ता से काम करता हूँ और सच्ची निष्ठा के साथ काम करता हूँ और अपने प्रदेश के हित के लिए काम करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं कौन देखिए, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं या सारे नेता हैं। कुछ हैं और बहुत से अपने प्रदेश के लिए भी सोचते हैं। जैसे अभी आपने विधानसभा में उनके जो उधर बद्रीनाथ से जो विधायक थे लखपत लखपत, बुटोला। उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए बोला। जब पहाड़ियों के लिए ये शब्द बोले गए तो उन्होंने हम्म, आवाज उठाई। तो ऐसा नहीं है कि सदन में है बहुत से कि जो अपने प्रदेश के, अपने लोगों के, अपनी उत्तराखंड के लिए प्यार करते हैं, उसके लिए सच्चे निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं। तो और हैं भी, कुछ ऐसे भी हैं जो अब सुबोध उनियाल जी का आजकल वो वीडियो हो रहा था कि मुफ्त का दे रहे हैं तो हराम का मिल रहा है, वो बड़ा वैसे आए, शब्द बोले गए उनके द्वारा। इससे पहले उन्होंने बोल दिया कि हम बिहारी हैं, वो हैं, मतलब जो उटपटांग शब्द हैं, वो सड़क से निकले, जो महेंद्र भट्ट जी ने बोला, सड़क छाप। सड़क साहब। तो सड़क छाप नेता कौन नहीं था, सभी सड़कों से उठ के ही आए हैं। बने हैं। तो आप ऐसी सत्ता पे रह के आप ऐसी बातें बोलेंगे तो उसका इफेक्ट क्या जाएगा? बिल्कुल। एक लीडर या एक जिसके प्रति लोग विश्वास करते हैं, उसको जब आप एक सोशल लाइफ में आ जाते हैं तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है। तो आरोप प्रत्यारोप वो अलग चीज होगी, पर लेकिन आपने तो प्रदेश का बुरा हाल कर दिया ना। बिल्कुल। तो इन चीजों अब जो आप आय से अधिक संपत्ति वाला मामला है, इन्हीं का सैन्य धाम का मामला था और आपका उद्यान वाला मामला था। तो आपने तो प्रदेश को पूरा लूट लिया ना। अभी इसी उद्यान का बहुत बड़ा घोटाला हम आपके सामने लेके आएंगे। बात ये आई है कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो धीरे धीरे जो है लूटने का काम कर रहे हैं, और जो ये अभी की राजनीति के ऊपर आपने बात की कि किस किस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि हमारे बजट सत्र के दौरान जो कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों के खिलाफ ऐसी चीजें बोली, उसका जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष फिर ऐसी बातें कहते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारे बजट सत्र में इस बार कई सारी चीजों पे मुहर लगी है, जिनमें से यूसीसी और भू कानून। और आप एक एडवोकेट हैं और इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी जनता को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी नजर से यूसीसी कितना फायदेमंद है? देखिए, यूसीसी ही बना गलत है। एक्चुअल उत्तराखंड को प्रैक्टिकल स्टेट बना दिया गया है। हम्म, यहाँ प्रैक्टिकल कीजिए। अगर यूसीसी इतना ही काबिल था तो यूपी में योगी जी जैसे इतने चीफ मिनिस्टर जो हैं वही चीज को लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि यूसीसी, अब आप ये बताइए, अगर यूसीसी का आप बात करें, एक लड़की मेरठ की है, उससे मेरी शादी हुई है, मैं यहाँ रहता हूँ, उसने मेरठ से केस डाल दिया डिवोर्स का, तो यहाँ तो वो यूसीसी के हिसाब से मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई, यहाँ से सारा कुछ ले लिया। डिवोर्स के लिए वो वहां वहां चलेगी, उस पर यूसीसी लागू नहीं होता है। दूसरा, अभी आपने पेपर में पढ़ा, लिविंग रिलेशन में एक जोड़ा रह रहा था, 3 बच्चे हुए और वो लेडी छोड़ के चली गई। तो अब उन बच्चों को पालेगा कौन? किसकी जिम्मेदारी है?
ये आप यूसीसी की जब बात कर रहे हैं, आपने मुसलमानों को इफेक्ट नहीं करा है, आपने हिंदुओं को इफेक्ट करा है, हिंदुओं की संस्कृति को इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज विल सेंट्रल का लॉ है, सक्सेशन सेंट्रल लॉ है, आप उन पे कैसे चेंज कर देंगे? दूसरा आपने विल को बना दिया, विल आपने पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग आज की डेट में मैं आपने कहा 15 दिन 20 दिन के बाद उसमें पहले वो जांच करेंगे रजिस्ट्रार, तब उसके बाद इसी बीच में मैं मर जाता हूँ, मैं विल किसको देना चाहता हूँ कुछ होगा ही नहीं। या मेरी आवाज को आपने रिकॉर्ड करा और मैं देता हूँ अपने लड़के राम सिंह को, और छोटे वाले ने वो वीडियो उठाई और उसने उस वीडियो के माध्यम से एआई की जो आजकल टेक्निक चल रही है उसके पूरा वर्जन ही चेंज कर दिया, उसने अपने नाम पूरी विल को बना दिया। तो मैं क्या करूंगा? मेरे तो औरों का सबका जिसको मैं देना चाहता था वो सब खत्म हो गया। तो इसमें इतनी खामियां हैं। रजिस्ट्रार को का राइट दे दिया कि वो चैलेंज करेगा एक डीजे फैमिली जज के ऑर्डर को कि इसका ऑर्डर सही है या नहीं, उसकी इंक्वायरी करेगा। तो दूसरी चीज आपने लिख दिया कि मेल एंड फीमेल विल बी मैरिड, मतलब जबकि हिंदू लॉ में लिखा है एक वन हिंदू मैन और एक हिंदू वुमेन के बीच में शादी होगी। तो आज की डेट में आप मैं किसी भी लड़की से शादी कर दूं तो इसमें वो स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म हो गया। तो आपने इतनी खामियां इसमें छोड़ी हुई हैं, इतनी मतलब ये किसी भी तरह से स्टैंड, अब आपने खुद ही देख लिया ये हाई कोर्ट में चैलेंज होने इसकी कई पेटिशन पड़ चुकी है। तो ये बहुत बेकार है। खाली प्रचार करने के लिए आप जितना मर्जी ढिंडोरा पीट लीजिए। आपने तो अपनी ही नस्लों को, हिंदू जिसे आप बात कर रहे हैं, आपने उनको खत्म कर दिया, मुसलमानों पे तो लागू ही नहीं होता है। अब मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ या मैं सहारनपुर रह रहा हूँ, मैं 4 शादियां कर लूं वहां पर। दूसरी चीज आप इसको कहते हैं कि आप मूल निवास की बात करते हैं, आप 1 साल से यहाँ रह लो, आप यहाँ के निवासी हो गए। तो कई खामियां ही खामियां, और आप प्रचार करने में तो आप जितना मर्जी पैसा बहा दो कि हमने बहुत बढ़िया कानून ला गए, ये कहीं कुछ नहीं है। ये चैलेंज होगा और ये खत्म होगा। यूसीसी की जब बात आती है तो ये वाकई में जहाँ हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता था कि लड़का लड़की शादी के बाद एक साथ रहते हैं, वहीं लिव इन को इन्होंने पूरी मान्यता दे दी। तो आपने तो खुद ही वेस्टर्न कल्चर को लेके आ गए हैं। आप कहते हैं देवनागरी है और आपने इसी पे प्रदेश को यहाँ खुली छूट दे दी। वरना एक बार बताइए, आपसे एडवांस तो बॉम्बे वगैरह है, बिल्कुल वहां तो किसी ने कोई वो नहीं दे रखा। आपने उत्तराखंड को एक प्रैक्टिकल स्टेट बना दिया, बस, और कुछ नहीं है। आप लेके आ जाओ, जबकि यूसीसी का राइट केवल केंद्र को है बनाने का। ये सेंट्रल एक्ट होगा तब जाके आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपने पहले अपना एक्ट बना दिया, आपने उधर से फिर जो यूपीजेड है उसको खत्म कर दिया। आप चल कह रहे हैं, आप जाकर आज तक जो यूपीजेड है उसको आज तक कभी किसी ने चैलेंज नहीं करा, इतना सही बना हुआ है। आपने यूसीसी अभी आते आते आप चैलेंज शुरू होने लग गया, क्योंकि बनाने वाले को यही नहीं पता कि बना क्या रहे हैं। इसमें इतनी खामियां अगर आप इसमें डिस्कस करेंगे तो आपके 1-2 एपिसोड तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बहुत कुछ है इसमें। अब ये मामले हैं भी ऐसे कि लोगों के ऊपर एक थमा दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिन्हें यूसीसी का मतलब ही नहीं पता है। उन पे ये चीज जबरदस्ती थोप दी गई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वही तो आपको बता रहा हूँ। आपने प्रचार इतना कर दिया, आप अपने को इतना वो दिखा दिया कि हमने इतना बढ़िया कानून लेके आ गए। आम जनता को कुछ नहीं पता, उन्हें केवल एक चीज का पता है कि जी मोदी मोदी मोदी, हिंदू हिंदू हिंदू। पर अगर आप इसमें जाएंगे, ये नुकसान हिंदुओं को हो रखा है, ये मुसलमानों को नहीं है। ये आपकी ही संस्कृति को, हमारे यहाँ 16 श्रृंगार होते थे शादी को, उसमें आपने सारा ही खत्म कर दिया। आपने एक तरफ से देखा जाए तो केरल में एक मूथा मैरिज कहते थे कि जैसे शेख आए, उन्हें अपने लिए 1 महीने के लिए एक लड़की चाहिए, उसके साथ रहेंगे, एज अ फिजिकल रिलेशन सब बनेंगे, और आप फिर उसके बाद कांटेक्ट करके आप उसको छोड़ के चले गए। वही आपने उसको लिविंग रिलेशन में आपने यहाँ रख दिया। मतलब आपको एक तरफ तो देवनगरी कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, वहां पर आपके ये सारे काम हो रहे हैं। तो आपने तो अपने संस्कारों को सबको खत्म कर दिया। कहाँ जा रहे हैं आप, किस ओर जा रहे हैं, आपको वही नहीं। इस समय तो लोग अंधे हो रखे हैं, अंधभक्ति में चल रहे हैं। ये यूसीसी
आपकी संस्कृति को बहुत बर्बाद करेगा। बिल्कुल। ये आज नहीं, ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत पता लग जाएगा। और ये अच्छी बात है, लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया है और ये वाकई ही खत्म होना चाहिए। और उत्तराखंड को आपको प्रैक्टिकल स्टेट बनाने से को खत्म करना चाहिए, वरना आपने उत्तराखंड को प्रैक्टिकल स्टेट बना दिया। हम्म। ये तो यूसीसी की बात रही और यूसीसी में वाकई में जब ये बात सामने आई कि कुछ समय पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता से मैं मिली थी, तो उन्होंने ये बात कही थी वाकई में कि जब कोई भी एक्ट बनाया जाता है या फिर कोई भी नियम जब धरातल पे लाया जाता है तो उस पे गहन चिंता की जाती है, उस पे रिसर्च की जाती है, तरह तरह की उसमें बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार नियम जब पास कर देती है उसके बाद कहती है कि इसमें चेंज करने की संभावनाएं हैं। देखिए, अपने नंबर बढ़ाने हैं आपको केंद्र में, तो ये आपको ये चीज हो रही है। और मतलब लोग भी इतने अवेयर हैं, बस एक कि आपने मीडिया में और प्रचार में इतना पैसा खर्च कर दिया, आपने ये दिखा दिया कि बहुत बढ़िया कानून बना दिया। उसकी हकीकत तो देखो। आप जिस देवभूमि को कहते हैं, आपने वेस्टर्न कल्चर, वरना आज तक ये बताइए लिविंग रिलेशन को रेगुलाइज करने का क्यों नहीं और स्टेट ने करा, जबकि ये यूसीसी का मामला है। ये सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, तब जाके आप पूरे कंट्री में लागू करेंगे। और फिर उसके बाद रूल्स बना लो स्टेट गवर्नमेंट अपनी, वो अलग चीज है। जैसे आपने रेरा बनाया, रेरा को आपने बनाया, उसके बाद रेरा बना सेंट्रल एक्ट, और उसके बाद उसमें रूल्स बने, तो वो चीज तो आप कर सकते हैं। पर लेकिन आपने पूरा ही अपना बना दिया जिसका भी कोई वजूद ही नहीं है ढंग से। और ये आज नहीं, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत फर्क पड़ेगा। फिर मैं शादी काहे को करूं? मैं एक लिविंग रिलेशन में रहूं, फिर छोड़ दो, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हमारे संस्कार कहाँ जाएंगे? सही बात है। तो आपने तो अपनी संस्कृति को खत्म कर दिया। और एक आप कहते हैं हम हिंदुत्व वाली बात जो करते हैं, आपने तो उन्हीं को नीचे गड्ढे में डाल दिया, धरातल में रख दिया उन्होंने। ये आज नहीं कोई समझ रहा ये बहुत। और आप कहते हैं हमने मुसलमानों का तो कुछ नहीं है, उनके यहाँ तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आपने तो हिंदुओं के लिए कर दिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। यूसीसी के नुकसान बहुत ज्यादा हैं और आने वाले समय में ये वाकई में, क्योंकि अगर हम आने वाली जनरेशन की बात करें, अभी तक तो हमें ये सिखाया जाता था कि हाँ बेटा इतनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र में शादी होती है, जो वो संस्कार चलते थे स्टेप बाय स्टेप कि इतने में पढ़ाई, इतने में शादी, इतने में सारा सब कुछ, वो आने वाले टाइम पे सारा खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरफ से इन्होंने संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश आने की। वाले टाइम पे नहीं, हो चुका है, हो रहा है धीरे धीरे। बस जो आपने तो खुली छूट दे दी ना। एक तरफ अगर देखा जाए तो जब वैलेंटाइन डे की बात आती है तो उस दिन पूरा जो बजरंग दल है वो एक तरफ हो जाता है। कहीं पे भी कपल्स होते हैं, लड़का लड़की कर बैठे भी होते हैं, तो बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है। और आज जो है लिव इन को ही पूरी खुली छूट दे दी कि आओ भाई तुम साथ रहो, बस एक पेपर भर दो, ये सब चीजें कर दो। बस मैंने आपसे क्या बोला, ये आने वाले नस्लों को और आने वाले हमारी संस्कृति को खत्म करेगा। जो कह रहे हैं आप कि आपने मुसलमानों को कर दिया, मुसलमानों को नहीं, हिंदू संस्कृति खत्म होगी। अच्छा सर, भू कानून की जब बात आती है, मूल निवास भू कानून की, जैसे आपने बताया भी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर साल भर साल से ज्यादा रह रहा है तो उसको मूल निवासी का दे दिया जाता है। और वाकई में इसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इस चीज का भी है कि मैदानी क्षेत्रों में वोटर्स दिन दुगनी तरीके से बढ़ रहे हैं और पहाड़ों की तो खैर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है पलायन कर ही रहे हैं। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आप जो भू कानून की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बोला कि यूसीसी का भी बहुत बड़ा प्रचार किया गया, वैसे ही भू कानून का भी बहुत बड़ा प्रचार किया गया। सशस्त्र भू कानून जिसे कहा गया, ये आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये कुछ नहीं है, केवल आप और सब लोगों को जो भू कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे सबकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। आपने 12.5 एकड़ जो सीलिंग का प्रावधान था, आपने वो सब खत्म कर दिया। भाई आप हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में जितनी मर्जी जमीन ले लो। पहले तो 12.5 एकड़ से ज्यादा आप ले नहीं सकते थे, जो प्रावधान था सीलिंग वाला, आपने वो खत्म कर दिया। फिर आपने नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत में आप जितनी मर्जी जमीन ले लो। फिर आप एग्रीकल्चर लैंड को भी लीज में ले लो पहाड़ों में, तो फिर बचा ही क्या? तो मैं वही तो बता रहा हूँ, कहाँ है सशस्त्र भू कानून?
आप पढ़े उसे, आप पढ़े तो आप बताइए कि कहाँ पर है। आपने और उसमें ये भी लिख दिया कि अभी तो 100 वार्ड हैं नगर निगम के, फिर ये एक्सटेंड हो जाएंगे। नगर पालिका मान लो 100 से 120 हो गए, 100 150 हो गए, 200 हो गए, तो वो क्षेत्र तो आपने सारा कवर कर दिया। आप जितनी मर्जी ले लो, आप जितनी मर्जी ले लो उन क्षेत्रों में, तो वो रहा काम नगर निगम, नगर पंचायत। अगर आप पहाड़ों में चले जाओ, बद्रीनाथ में भी एसटी की जमीन बिक रही है, तो वो आप कहाँ रोक लगा रहे हैं, जबकि एसटी की जमीन बिक नहीं सकती। हाँ, जनरल कोई नहीं ले सकता, केवल एसटी की जमीन एसटी लेगा। एसटी ही ले सकते आप हैं। बद्रीनाथ चले जाओ, वहां बिक रही है। आप यहां से, आप मान लो बद्रीनाथ में चले गए, बद्रीनाथ का नगर पालिका क्षेत्र है, आप जितनी मर्जी ले लो। नगर पिथौरागढ़ नगर निगम बना दिया, और जो भी नगर निगम क्षेत्र है पहाड़ों में, आप वहां जितनी मर्जी ले लो, फिर नगर पंचायतों में ले लो, तो रोक कहाँ है आपकी? सब जगह से खुली छूट दे दी है। तो रोक है कहाँ? कौन सा भू कानून बना? आपने इस भू कानून में केवल इतना कर दिया कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जितनी मर्जी ले लो। वहां तो आपने सीलिंग का भी प्रावधान खत्म कर दिया। और दूसरी चीज, मैं एग्रीकल्चर लैंड, चाय बगान लगाने के लिए, टी फार्मिंग करने के लिए, किसी भी चीज के लिए लीज में जितनी मर्जी जमीन ले लूं, वो प्रावधान भी खत्म कर दिया। अब पहाड़ों में मैं जाऊं, लोगों के खेत खरीद लूं, लीज में ले लूं, 50 साल की ले लूं, 30 साल की लीज ले लूं, तो क्या है? उसके बाद फिर मैं यहाँ का निवासी भी वैसे भी हो गया, तो हो क्या गया? कहाँ है आपका वो कानून? केवल लोगों को भ्रमित करने का, जो उसी के लिए तो यह है कि हम फिर बुरे बनते हैं कि हमने सही बात बोल दी तो हम बुरे हैं। भाई वो है कहाँ भू कानून? जिन्होंने भू कानून बनाया, कर ले हमसे डिबेट। हमारे जो आपके चैनल से जो मैं क्वेश्चन राइज कर रहा हूं, इनका जवाब दे दे। कौन सा भू कानून है बताइए? भू कानून तो है ही नहीं। तो ये कुछ नहीं है भू कानून, वो कोई सशक्त भू कानून नहीं है, कुछ नहीं है। आप जितनी मर्जी ले लेना। भू कानून की वजह से क्या हम ये भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पहाड़ों में रिजॉर्टों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। जहाँ पहले गांव के लोग जो है रोडों के किनारे खुद बैठे हुए दिखते थे कि कभी धूप सेक रहे हैं या कभी अपने बच्चों के साथ कुछ भी कर रहे हैं उन सड़कों किनारे अपने खेतों पे। आज वहां पे जो है लगातार रिजॉर्ट इतनी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि उन गाँव में आप पैदल नहीं जा सकते। देखिए, आप चंबा से आप मसूरी की तरफ आ जाए तो वो फल पट्टी है, कद्दू खाल वगैरह कौन कौन से जो बिल्कुल एरिया है, बिल्कुल। हाँ। तो वहां रिजॉर्ट नहीं बन गए, जबकि वो प्रावधान है कि फल पट्टी का प्रारूप चेंज नहीं हो सकता, और जैसी होगा सरकार पे नीत हो जाएगी। तो कहाँ करिए टीडीडीएम ने अभी तक? टीडीडीएम से अगर आप पूछें, अगर आप सवाल पूछें कि जी ये बताइए, वो सारी की सारी लिस्ट हमारे पास है, तो वो कहाँ उन्होंने वो करी। दूसरा, भू कानून की बात करें, अगर आप अपने ही जो यूपीजेड के नियम है उन्हीं को फॉलो कर दें, तो भू कानून की तो आपको जरूरत ही नहीं है। भाई आप पट्टे नहीं दे सकते, पट्टे का प्रारूप, आप जो पट्टा आपने दिया है, जो पट्टे देने का राइट आपको नहीं है, ये सारी लैंड फॉरेस्ट की है। आपने फिर उन पट्टों को भूमिधरी कर दिया, भूमिधरी करने के बाद फिर वो बेच रहे, तो ना तो वो पट्टे बिक सकते हैं ना कुछ हो सकता है, ये सारी जमीन फॉरेस्ट की है। तो कहाँ है बताइए? अब आपने वो निशंक जी को, जैसे वो जो हॉस्पिटल बनाने को नदी की जमीन आपने लीज में दे दी, जबकि नदी से वो सारी जमीन फॉरेस्ट की है। तो इन प्रावधानों को अगर आप प्रॉपर लागू करते हैं, इन चीजों पे वर्कआउट करते हैं, तो आपको तो भू कानून की वैसे भी जरूरत नहीं थी। आप ही के पास सारा कुछ है, सब कुछ है, नियम कानून सारे हैं, सब पुराने बने हुए हैं, जब फॉलो ही नहीं कोई करता तो क्या करना। हमने जब सीलिंग का उठाया तब जाके पता लगा कि रिकॉर्डों में वो करना है। ये बात फल पट्टी की अगर बात हुई है, इसी के साथ सर एक और चीज़ है कि लगातार ऐसी परियोजनाएं बन रही हैं उत्तराखंड में।
विकास के जहाँ पर बात होती है, विकास के नाम पर जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे परियोजना शुरू हुई, उसके बाद अब केदारनाथ में जो है रोपवे की बात शुरू हो रही है, उसको भी हरी झंडी मिल गई है। और अगर केदारनाथ की बात करूँ तो केदारनाथ मंदिर में जो इतना संवेदनशील जगह है हमारी, हमारा धाम है, वहाँ पर जमीन के पट्टे जहाँ पहले बहुत कम थे और लोकल्स के पास थे, आज वो पट्टे जो हैं संख्या बढ़ गई है। और वहां पर अगर हम बात करें तो कुछ बाबाओं को भी जो है आश्रम बनाने की जगह मिली है, जबकि लोकल लगातार वहां पर अपने हकों के लिए कई केस दर्ज कर चुका है, जिन पे अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, कोर्ट का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। और वहां पर वो जमीनें बाबाओं को दी जा रही हैं, वो भी बाहर के, जो उत्तराखंड के है भी नहीं, अलग अलग लोगों को वो जमीनें बट रही हैं, पट्टे बट रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, सब गलत हो रहा है। हम्म। अब प्रशासन आंख मूंद के काम कर रहा है, तो इसमें तो मैं क्या बोलूंगा। अब हम तो जितना उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं, बाकी कुछ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। रही बात उसकी, प्रशासन की आंखें खोलने के लिए तो एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाके होगा। और अगर हाँ। आप सोए रहेंगे तो आने वाले टाइम पे जो आप बार बार कहते हैं कि बाहर वालों को, बाहर वालों को, बाहर वाले तो आके सारे कर रहे हैं। हम्म। और कुछ कमियां हम लोगों की है, जो बाहर वालों को, अब जैसे टिहरी में प्रेमचंद, अभी तक आप केवल एक होटल की बात कर रहे थे हम्म। कि वहां पर यमकेश्वर में उन्होंने वो ले लिया, जबकि टिहरी में प्रेमचंद अग्रवाल के लड़के ने और उनके क्या साथी है, तनेजा, हम्म। पूरे का पूरा गांव खरीद लिया, पहाड़ खरीद लिया। सारा डाटा है हमारे पास, मैं आपको टिहरी में। टिहरी में बता रहा हूँ। तो मैंने वही तो बोला, मैंने कहा आगे आने वाले टाइम पे खुलेगा। तो अभी आपको मैं इतना ही बता दूं कि पूरा का पूरा खरीद लिया। अब बताओ, बहुत चीजें हैं। अभी इन चीजों पे डिस्कस करने में, टॉपिक में बहुत कुछ निकल आएगा। समय आने पे आपको सब और खुलेंगे। मतलब कि आने वाला जो समय है, काफी नेताओं पे, सत्ताधारी लोगों पे गाज गिरने वाली है। अब देखिए, जो चीज हम उठा सकते हैं हम उठा ही रहे हैं, बाकी तो हम्म। आगे की कार्रवाई क्या क्या होती है वो समय बताएगा। अच्छा, इन सारे मुद्दों में जो भी, जितने भी लीगल तरीके से कार्रवाई की जाती है, आप लोग आवाज उठाते, तो इनमें सबसे बड़ी अहम भूमिका मैं कहती हूँ कि जनता की भी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या लगता है जनता की तरफ से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा विरोध किया जाता है, प्रदर्शन किए जाते हैं, रैलियां की जाती हैं, लेकिन जब चुनने की बारी आती है तो सब उलट हो जाता है। तो वो आप खुद ही जो आपका अभी पौड़ी से जब वो चुनाव हुआ था, अंकिता वाला, उस हम्म। समय कितना जन आक्रोश था, जितना कितना वो था। जब वो बात आई तो एकदम उल्टा वो हुआ। हम्म। तो ये चीजें तो लोगों को भी सोचनी चाहिए। सत्ता में हमेशा एक चीज ये है कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, हम्म। वरना आप खुद ही देख लीजिए तानाशाही क्या चल रही है। बिल्कुल। बस। परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, और एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। परिवर्तन की सोच को लेकर कुछ युवा जो है अब राजनीति में उतरे हैं, और आप बेशक उन्हें जानते भी होंगे। कई नाम हैं, चाहे वो बॉबी पमार हो, त्रिभुवन चौहान हो, मोहित डिमरी, और भी कई नाम हैं। तो इन लोगों की राजनीति को, इन लोगों के आने वाले भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में आना चाहिए हम्म। और युवाओं को आना चाहिए। और हमेशा राजनीति में अ, आके आप कई मुद्दों को विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म। ये होना चाहिए। और अच्छी बात है, आ रहे हैं और आना भी चाहिए। उनके अलावा औरों को भी आना चाहिए, वो अच्छी बात है। क्योंकि आपने एक वो नहीं दे रखा कि आपने किसी को एक ही को लाइसेंस दे दिया है। हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, चाहे पक्ष विपक्ष हो। मतलब विपक्ष भी होना बहुत मजबूत, होना बहुत जरूरी जरूरी है। है। क्योंकि और खासकर मीडिया को भी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सब सत्ता की के साथ साथ चलते रहे। क्योंकि हम्म। अगर सत्ता गलत कर रही है तो आपको आवाज उठानी ही चाहिए, वरना तानाशाही रवैया चलता रहेगा। सर, मीडिया की बात आई है, और एक सवाल जो मैं सबसे शुरुआत से सोच के बैठी थी कि ये वाला तो मैं करूंगी ही, लेकिन वो दिमाग से निकल गया था। अब मीडिया की बात आई है तो वो सवाल फिर से याद आया है। एक संविधान में एक नियम है, हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात को, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का जो हमारा अधिकार है। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को जो है अ, रखता है, वहां पर व्यक्त करता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है कि अगर आपने राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ लिख दिया,
सत्ताधारी लोगों के खिलाफ कुछ लिख दिया या उनसे जुड़ा हुआ आपने नॉर्मली भी एक पोस्ट कर दी, तो उसी में आपके ऊपर कई केस दर्ज हो जाते हैं। देखिए, अभी कल परसों ही एक वो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का हुँ, कि पत्रकारिता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आज़ादी का एक उदाहरण है, और उस पे पुलिस भी उनसे ये नहीं पूछ सकती कि आपके सोर्सेज़ क्या हैं और आप कैसे इसको वो कर रहे हैं। हुँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया, तो इसमें कोई इस पे कोई लीगल कार्रवाई कर नहीं सकता, और आपके सोर्सेज़ क्या हैं, ना तो पुलिस को अधिकार है ये जानने का, हुँ, क्योंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है हमारे संविधान का। हुँ। तो इस पे कोई उँगली नहीं उठा सकता, पर बशर्त है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से सही करें। से करे। बात उँगली उठाने की हो रही है, लेकिन फ़ेसबुक से तो कई सारी पोस्टें डिलीट करवा दी जाती है, कई सारी पोस्टों की रीच घटा दी जाती है जब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये चीज़ हो रही है इसके लेकर फिर आप कोर्ट की शरण में जाइए। भई, लास्ट में लोगों को उम्मीद न्यायपालिका से ही तो रहती है। हुँ, आप यहाँ सत्ता पे बैठ के कुछ भी करवा सकते हैं, पर एक उम्मीद लास्ट में आदमी की यही रहती है कि हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। जी, इसीलिए सब उनकी शरण में जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा करता है तो आप उस पे जाइए, तो कुछ ना कुछ तो न्याय मिलेगा ही। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा है हुँ, कि पत्रकार से आप ये नहीं पूछते आपके सोर्सेज़ क्या हैं। हुँ, तो आप करिए, अगर कोई ऐसा करता है तो आप जाइए। बिल्कुल। अ, सर, सैन्य धाम बनाने की जब बात हुई थी तो ये कहा गया था कि 2023 तक जो है सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक सैन्य धाम के नाम पे सिर्फ झुनझुना ही हाथ पे पकड़ा दिया जाता है। तो इसके नाम पे जो घोटाले हुए हैं, वो पूरा मामला क्या था? क्या-क्या कुछ इसमें हुआ है? देखिए, सैन्य जाम का जब हमने स्कैंडल निकाला था, तो हमने कंप्लेन पीएमओ वगैरह सब जगह करी थी। वहाँ से भी लेटर आया था कि चीफ सेक्रेटरी को कि इसमें इंक्वायरी करें। फिर वो फर्दर आगे चला गया कि जो इसमें कल्पित था, एक्चुअल 48 करोड़ का टेंडर इन्होंने 49 करोड़ में दिया पहले। हुँ, विभाग ने अपना कमीशन भी ठेकेदार को दे दिया। फिर उसके बाद साल भर के अंदर-अंदर ये 50 करोड़ रुपए और ले लिया, मतलब ये 99 करोड़ का टेंडर हो गया और हुँ, उसी आदमी को दे दिया। उसी में 7 करोड़ 74 लाख का टेंडर विदाउट टेंडरिंग के कर दिया। तो पूरा का पूरा ही मैटर घपला है, और दूसरा जाँच कौन कर रहा है? जो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर कल्पित है, वही जाँच कर रहा है और वही रिपोर्ट दे रहा है कि सब ठीक है। तो इतना बड़ा घपला है, और उसका भी हमारी तैयारी चल रही है आगे डालने की, क्योंकि उसमें चार्ट पूरा इंजीनियरिंग टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसकी उसी हिसाब से उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो जल्दी हम इसकी हाई कोर्ट में इस 99 सैन्य धाम की हाई कोर्ट में पीआई फाइल कर रहे हैं, और ये लोगों की आस्था का भी मेरे तो खुद समझ नहीं आया, ये सैनिकों की आस्था का इतना बड़ा मामला था, पर लेकिन कोई भी सैनिक ने इसको प्रॉपर आंदोलन के तौर से उठाया ही नहीं। मुझे खुद इस चीज़ का बड़ा दुःख है कि हमारे सैनिकों ने इस मामले को कुछ नहीं उठाया। सर, जबकि इतना बड़ा घपला उनकी, जिसको प्रधानमंत्री 5वां धाम बोल रहे थे, हुँ। तो इतना बड़ा घपला ये आया, तो हमारे जो शहीदों की शहादत है सैनिकों की, उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया, बहुत शर्म की बात है। सर, कुछ तो हम ये भी मान सकते हैं ना कि पब्लिक के बीच में बात को कभी सही तरीके से पहुंचाया ही नहीं जाता है, तो शायद थोड़ा देखिए, ये भी दिक्कत रहता मैंने है। आपसे इससे पहले यही तो कहा, हम्म, ये भूमिका मीडिया की है। हम्म, वो तो आज अच्छी बात है कि सोशल मीडिया है, जो लोगों के घर घर तक ये बात पहुँचती है, वरना इन चीज़ों को, इन स्कैंडल्स को दबा दिया जाता है। मैंने आपसे एक चीज़ कहा है कि हमेशा विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, तो सरकार की तानाशाही चलती है। विपक्ष सामाजिक मुद्दे उठाने वाले सोशल लोग की मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके प्रदेश का विकास होगा, वरना आपका प्रदेश गड्ढे पे जाएगा। हम्म, इसीलिए बार-बार मैं यही बात कहता हूँ कि अगर
अगर आपने कहा कि युवा आ रहे हैं राजनीति में, यही बात कही है कि युवा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए। ये नहीं, क्योंकि राजनीति में अगर आप आएंगे नहीं तो कई चीजें, मुद्दे आप विधानसभा तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल, तो इसलिए आना जरूरी है और अच्छी बात है, आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज की पूरी चर्चा में एक बात जो हमारे दर्शकों तक पहुँची होगी, वो ये कि जितने भी मुद्दे हमको दूर से छोटे लगते हैं, असल में वो बहुत बड़े होते हैं। जो हमको घपला ₹1 का लगता है, असल में वो 100 करोड़ के बराबर होता है। तो ऐसी कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं, कई सारे घपले हैं, जिन पे आगे भी हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और आप बधाई के पात्र पात्र हैं, क्योंकि आसान नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलना। क्योंकि मोर्चा खोलने वाले बहुत सारे होते हैं जो अपनी बात एक बार सामने रखते हैं, पर जब ऊपर से कुछ लाठी पड़ती है या फिर धमकाया जाता है या फिर एक भी केस फाइल किया जाता है तो वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। और आप लगातार ये काम कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि अगले महीने बहुत कुछ होने वाला है, तो आप लगातार इस तरह से कर रहे हैं, तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं सर। धन्यवाद। देखिए, आप लोगों का सहयोग या लोगों का सहयोग मिलता रहे तो मैं अपने लिए नहीं, ये देखिए जो पैसों का गमन हुआ है, हमारा तो ये है कि इन लोगों से रिकवरी हो, वो इस प्रदेश के हितों में लगे, हम्म। वरना हमारा प्रदेश तो कर्जों में ही डूबा जा रहा है। बिल्कुल। आप अगर रिपोर्ट्स निकाल के देखेंगे तो अभी हम करोड़ों रुपयों के कर्जे में डूबे हुए हैं और आप इनकी आय देखिए, ये दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ तो रही है। इसीलिए तो वही चीज कह रहा हूँ कि जो सरकार कह रही है भ्रष्टाचार की बात, कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो उनके यहाँ ये चीजें हो रही हैं, तो क्यों नहीं रिकवरी कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये सवाल हमारी जनता द्वारा, हमारे दर्शकों द्वारा ज़रूर उठाना चाहिए। और एक बात मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप अपना भला-बुरा खुद देख सकते हैं। तो ये ज़रूर पहचानिए कि आपके साथ में क्या हो रहा है, आपकी उत्तराखंड के साथ में क्या हो रहा है, और अपने नेता को चुनते वक़्त ये ज़रूर जान लें कि आने वाले सालों में हमारा उत्तराखंड किस दिशा में जाने वाला है। ख़ैर इसी के साथ-साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। जी, ऐसे ही और कार्यक्रम को लेकर मैं जल्द ही मौजूद होंगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आईटीजी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी ये नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुँचेगी और जितना ज़्यादा जानकारी पहुँचेगी, उतना ज़्यादा हमारा युवा, हमारा उत्तराखंड जागेगा। बाकी पॉडकास्ट के लिए, बाकी प्रोग्राम के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।